जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आप अपना स्वागत है। साथियों आइए, आज मैं फिजिक्स पार्ट 2 लेकर के आया हूं। आप प्रधान शिक्षक की तैयारी, बीपीएससी की तैयारी, एसएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सक्षमता पार्ट 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, पिछला सवाल आप देखे होंगे, यही सवाल से मैंने पिछला वीडियो समाप्त किया था। 500 क्वेश्चन का मैं यहाँ पे महामैराथन लेकर के आया हूँ। तो चलिए, पार्ट 2 है, चलिए शुरू करते हैं। साथियों, ये पिछला क्वेश्चन था, कोणीय वेग की इकाई है, कोणीय वेग की इकाई है रेडियन प्रति सेकंड, डिग्री प्रति सेकंड, बोथ या नन। तो ये आप देखे थे, रेडियन प्रति सेकंड था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल है। इसमें कह रहा है साथियों, एक एंगस्ट्रम, डबल बार एक लिखा गया, कोई बात नहीं, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है, एंगस्ट्रम को बताए थे, ऐसे सूचित करते हैं 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻12 मीटर, 10⁻13 मीटर, नन। तो ये ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 10⁻10 मीटर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कहा जा रहा है, ऊपर फेंकी जाने वाली वस्तु का त्वरण होता है। साथियों, त्वरण किसे कहते हैं? गति में जो हम लोग वेग जो होता है, वेग में बार बार परिवर्तन, माने गति में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो एक्सीलेटर जो देते हैं ना, अगर स्थिर रखे हुए तो ठीक है, एकाएक जो एक्सीलेटर दे करके आप एक्सीलरेट करते हैं, एक्सीलरेट करके गाड़ी को एकाएक आप कुदाते हैं या तो जंप करते हैं, तो वो आपका त्वरण है। लेकिन एक समान गति से चल रहे हैं तो वहाँ त्वरण नहीं है, वो अस्थिर है। तो चलिए, ऊपर जब किसी वस्तु को फेंकते हैं, किसी पत्थर को ऊपर फेंके, तो निश्चित है कि जो वेलोसिटी यहाँ थी, जो v का मान यहाँ था, ऊपर जाके v का मान घटते जा रहा है। इसका मतलब ये मंदन हो रहा है, अर्थात किस में जा रहा है? ऋणात्मक में जा रहा है। तो ऊपर फेंकी जाने वाली वस्तु का त्वरण क्या होता है? ऋणात्मक होता है, अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे है सवाल दिया हुआ। हाँ, ये सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 केजी राशि का वजन होता है, जैसे वजन 1 केजी राशि का वजन होता है 10.4 न्यूटन, 10.7 न्यूटन, 9.8 न्यूटन या तो नन। तो 9.8 न्यूटन होता है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्योंकि आप जानते हैं वजन का जो है, वजन जो है वो हमारा एक तरह से ये भार है, भार, अर्थात जब चंद्रमा पर आप जाएंगे तो आपकी जो भार है वो 1/6 हो जाएगी। जब यहाँ पे 60 केजी है तो वहाँ पे जाके 10 केजी हो जाएंगे। तो वही कहा जा रहा है कि 1 किलोग्राम की जो वजन है वो 9.8 न्यूटन होता है। चलिए 18 के बाद 19 नंबर सवाल है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है, एक वस्तु का अधिकतम भार होता है, किसी वस्तु जो है उसका अधिकतम भार कहाँ होता है? हवा में, पानी में, तेल में, घी में। साथियों पानी में, चूंकि आप पानी, हवा में अधिकतम भार होता है। पानी में कोई वस्तु को आप डुबाते हैं, मान लीजिए ये पानी है और पानी बकेट में, मान लीजिए बाल्टी में पानी है, और पानी से आप 1 गिलास पानी जब निकालते हैं और पानी जब ऊपर ले आएंगे, यहाँ पे ले आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि पानी में ये गिलास में वजन है। अंदर में जब रहेगा तो ये पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कोई वजन है। इसीलिए पानी में भी कम होता है, तेल में भी कम होता है, घी में भी पता नहीं, भारहीनता का अनुभव होता है। पानी में भारहीनता, तेल में भी और घी में सब में, लेकिन हवा में सबसे ज़्यादा अधिकतम भार होता है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 19 के बाद 20th नंबर क्वेश्चन में आइए। कह रहा है, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है आवेग, संवेग, चाल, गति। ये संवेग कहलाता है। F = ma, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, ये हो गया फोर्स, अर्थात मास इंटू ये त्वरण। साथियों मास इंटू त्वरण को हम ये कहते हैं F = ma, फोर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान अर्थात m इंटू भी, ये जो है सो जब मास इंटू वेलोसिटी हो तो उसे ही क्या कहते हैं? पिंड का संवेग कहते हैं। चलिए इसीलिए ये संवेग होगा और ये आपका तो फोर्स हो गया, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 20 के बाद 21 नंबर सवाल देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। 21 नंबर सवाल भी महत्वपूर्ण है। गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने, मैडम क्यूरी ने, केपलर ने, कोपरनिकस ने। साथियों न्यूटन ने दिया था। गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, 3 नियम दिए थे, इसलिए न्यूटन साहब इसमें महारत हासिल है, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 21 के बाद 22 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है। प्रक्षेप्य पथ होता है सीधा, परवलयाकार, गोलाकार, नन। साथियों अगर कोई भी प्रक्षेपण करते हैं, जैसे यहाँ पे जो चंद्रयान का प्रक्षेपण हुआ, तो निश्चित है इस प्रकार से जाता है,
तो निश्चित है क्या है, ये परवलयाकार है, अर्थात बी ऑप्शन है। सीधा नहीं होता है, कभी भी प्रक्षेपण आप सीधा नहीं कर पाइएगा, सीधा प्रक्षेपण होगा ही नहीं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण आपको खींचते रहता है, प्रत्येक एंगल पे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, प्रत्येक एंगल पे आप कैसे सीधा जाएंगे, बहुत फोर्स की जरूरत है। फिर भी फोर्स देने के बाद भी यही कारण है, इसको और बढ़िया से समझ लीजिए, यही कारण है कि जैसे ही पृथ्वी से किसी वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है तो ये गोलाकार रूप में, इसी रूप में यहाँ पृथ्वी के चारों तरफ घूमना शुरू हो जाता है, और ये घूमते घूमते एक ऐसा समय आता है कि इस प्रकार से घूमना शुरू होता है, और यहाँ चांद है तो चांद के चारों तरफ भी जाके घूमना शुरू कर देता है, और तब जो है धीरे धीरे काम करते करते और तब इस पर जाके लैंड कर जाता है, यही क्रिया होती है। चलिए, इसीलिए क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 22 के बाद 23 नंबर सवाल है साथियों, इसमें कहा जा रहा है रॉकेट का पलायन आधारित होता है न्यूटन के प्रथम गति नियम, न्यूटन के द्वितीय गति नियम, न्यूटन के तृतीय गति नियम। साथियों, तृतीय गति नियम होता है, जैसे रॉकेट ये है, देखते हैं आप रॉकेट जाते हुए आप देखते करते हैं, ठीक है साथियों, ये रॉकेट इस तरह जाता है, तो इसमें देखिए होता क्या है, इसमें होता है यहाँ प्रणोदक दहन होता है ना, यहाँ से जो आप ईंधन प्रयोग करते हैं वो धुआं निकलता है। तो जानते हैं न्यूटन का तृतीय गति नियम कहता है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, अर्थात जितना आप धक्का देंगे वो वस्तु भी आपको उतना ही धक्का देगी। तो जैसे ही ये जितना धक्का से धुआं को इधर छोड़ता है, ये धुआं को इधर छोड़ता है, उतना ही धक्का से धुआं इसको ठेल देता है, अर्थात यहाँ से धुआं को जितना धक्का से ही छोड़ता है ये इंजन, उतना ही धक्का से इसको पुश कर देता है। तो इसीलिए ये रॉकेट पुश होते जाता है, पुश, इस धुआं भी उसको धक्का देता है, इसलिए देखते हैं धुआं का एक पहिया बन जाता है आकाश में। जब जाएंगे रॉकेट जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते में देखिए ऐसे करके धुआं का पहिया बन जाता है ना, लगता है कि धुआं का कोई रोड मैप तैयार हो गया, क्योंकि वो धुआं ही ऐसा निकलता है जो वही पावरफुल धुआं इसे धक्का देते रहता है, पुश करते रहता है, और ये क्षण ये यहाँ है तो इसके बाद यहाँ आ जाएगा, इसके बाद यहाँ आ जाएगा, इसी तरह चलते रहता है। इसलिए न्यूटन का थर्ड नियम कहता है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, अर्थात क्रिया आप करेंगे, किसी को धक्का देंगे तो वो भी आपको धक्का देगा, किसी को खींचेंगे वो भी आपको खींचेगा, इसी आधार पर ये रॉकेट चलते रहता है। अच्छा, ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो इसके बाद आइए 24 में साथियों, 24 का है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बराबर होता है। गुरुत्वीय त्वरण जो जी का मान है, अर्थात किसी वस्तु को अगर यहाँ कोई वस्तु रखे हुए हैं, इस पर हमेशा जी लगा हुआ है, ये कहने की जरूरत नहीं है, जी हमेशा काम कर रहा है। कोई ईंटा अगर है ऊपर में, जी काम कर रहा है, अगर वो गिरेगा तो जी का मान बढ़ेगा और वो किसी का माथा फोड़ देगा। तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 7.8, 8.9, अर्थात ये तो प्रचलित है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। और सेकंड स्क्वायर क्यों हो रहा है, इसलिए कि ये त्वरण है। तो त्वरण जो है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं। तो वेग क्या है, मीटर प्रति सेकंड, इसमें परिवर्तन की दर तो निश्चित एस लगाइएगा, फिर समय, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, अर्थात त्वरण का यही होता ही है। त्वरण का जो एसआई यूनिट है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, अर्थात 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, अर्थात ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जी का मान। चलिए याद कर लीजिए, सब क्वेश्चन आते रहता है बार बार। अगला सवाल है साथियों, जी का मान, यहाँ देखो मान होगा, देख लीजिए, मान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। साथियों, पृथ्वी आप देख रहे हैं, पृथ्वी आपका कैसा है, देखिए इस रूप में, थोड़ा सा यहाँ धंसा हुआ भाग है, यहाँ भी धंसा हुआ, यहाँ से देखिए केंद्र है, केंद्र से यहाँ की दूरी और केंद्र से ये दूरी थोड़ी सी कम है, ये ध्रुव के बीच में जो त्रिज्या है वो थोड़ी सी कम होती है, इस रूप में है, अर्थात ये बीच में कम है, लेकिन ये फैला हुआ है, ये क्या है, फैला हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या ज़्यादा होगी और ये त्रिज्या क्या होगी, कम होगी। तो जब कम होगी तो जी का मान इसी में कम में खींचेगा, तो ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ होता है, ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, धरातल से नीचे, धरातल से ऊपर, धरातल के नीचे भी नहीं और धरातल ऊपर भी नहीं, सबसे ज़्यादा जी का मान जो होगा वो ध्रुव पर होगा। ये पोल है, ये पोल है, ये भूमध्य रेखा ये है बीच वाला, तो बीच वाला में त्रिज्या ज़्यादा है तो यहाँ फोर्स कम लगता है, ज़्यादा दूरी के कारण खींचता कम है, लेकिन यहाँ कम दूरी के कारण ज़्यादा खींचता है, इसीलिए ध्रुव पर होगा। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 26 नंबर सवाल देख लीजिए, इसमें कहा जा रहा है जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है। तो साधारण सी बात है, देखिए फिर से समझिए इसको, फिर से समझ लीजिए, ये ठीक है, ये ध्रुव है, तो ध्रुव पर जो पी का मान, जो पी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है,
तो यहाँ तो ज़्यादा रहेगा ही, लेकिन ये डिस्टेंस फिर ज़्यादा हो गया, ये डिस्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, भूमध्य रेखा पर क्या होगा, कम होगा, यहाँ पे जी का मान कम होगा, इसलिए भूमध्य रेखा पर, ध्रुव पर, धरातल से नीचे, धरातल से ऊपर, यही बी ऑप्शन होगा। कम अगर कहे, सबसे कम तो कहिएगा भूमध्य रेखा पर, और सबसे ज़्यादा कहे तो ध्रुव पर, ध्यान रखिएगा। चलिए 26 के बाद 27 नंबर साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। जी का मान शून्य होता है कहाँ, ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, केंद्र पर, धरातल पे। चूंकि अब यहाँ जो है ये केंद्र है और आपको खींचा जा रहा है केंद्र की ओर, लेकिन यही चारों पट्टी से केंद्र की ओर खींचे जा रहा है, चारों पट्टी से आप केंद्र तक ही खींचा जाएगा, केंद्र के बाद खींचा ही नहीं जाएगा। तो जब केंद्र के बाद खींचा ही नहीं जाएगा तो यहाँ करके जी का मान क्या होगा, यहाँ सब कहीं जेबे नहीं कीजिएगा, तो यहाँ जी का मान 0 है, इसलिए केंद्र पर होगा। सी पर सबका लक्ष्य होता है किसी वस्तु को जो पृथ्वी खींच रही है वो अपने केंद्र तक लाना चाहती है, लेकिन धरातल के कारण यहाँ पे रुक जाता है। अगर किसी वस्तु को केंद्र तक ले आए तो फिर यहाँ से वो कहाँ ले जाएगी, इसका मतलब केंद्र पर आने के बाद जी का मान नगण्य हो जाएगा। चलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 27 के बाद आ जाइए 28 नंबर सवाल में। इसमें कह रहा है भू अस्थिर उपग्रह कितने ऊंचाई पर स्थिर होते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी के ऊपर भी जो उपग्रह चलते रहता है वो कितने ऊंचाई पर है, 10,000 किलोमीटर ऊंचाई पर, 12,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई, 36,000 किलोमीटर होता है। और यही कारण है कि ये 24 घंटा में एक बार परिक्रमा लगा लेता है, 36,000 किलोमीटर का होता है। और कोई भी काज आप कर रहे हैं तो उसकी सारी निगरानी वो भू उपग्रह से रखा जा सकता है। इसलिए टीवी चलना, मोबाइल चलना, ये सब क्रियाकलाप जितनी भी हो रही है, जितनी भी संचार के साधने हैं, वो सारे जान लीजिए कि इसी के माध्यम से है। ये 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है और यही कारण है कि कहीं पे बम ब्लास्ट हो रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है, वो सारा यहाँ पे केंद्रित कर लेता है। और आप तो गूगल मैप से आप जगह को भी सर्च करते हैं, यही कारण है। ये से रे चलता है और रे से सब कुछ हमारे लिए सुलभ हो गया है। चलिए इसे 36,000 किलोमीटर पर। 28 के बाद 29 नंबर सवाल में आइए। ये सवाल देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। भू अस्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल होता है, अभी तो बताए 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे। 24 घंटे में पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर लगा लेता है भू अस्थिर उपग्रह। चलिए इसीलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 29 के बाद 38 नंबर लास्ट सवाल यही है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है 1/40, 1/50 भाग, 1/80 भाग, 1/81 भाग, 1/81, अर्थात जितना पृथ्वी का है उससे 81वां भाग चंद्रमा का है। अर्थात चंद्रमा का बहुत नगण्य है, पृथ्वी की तुलना में बहुत कम उसका द्रव्यमान है। चलिए साथियों, इसीलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगर पहले पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर आकर के पिछला वीडियो देखिए और मस्त रहिए, खुश रहिए। चलिए नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।